हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के जूलॉजी थ्योरी पेपर में जेनेटिक्स का पोर्शन एक काफ़ी बड़ा पार्ट है सिलेबस का। कई सारे यूनिट्स में आपको जो है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इस साल सिलेबस में इंक्लूड किया गया है पेडिग्री एनालिसिस के नाम से। बीएससी के लेवल पर सिलेबस में ये टॉपिक पहले शामिल नहीं था। वैसे ये क्लास 12th में शामिल है सिलेबस में, और आपने इसको एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो क्लास 12th में आपने इसको पढ़ा हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। कई सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छी तरह समझ में नहीं आता है और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। ख़ासतौर से अगर आपको जेनेटिक्स के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है, ख़ासतौर से आपको मेंडल लॉज और उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ों के बारे में अगर सही जानकारी नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है तो आपके लिए इसमें दिक्कत हो सकती है। ख़ासतौर से हिंदी मीडियम के काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट किया था कि पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें, और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक को अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप आज पहली बार ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्लीज़ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेहान्स बायोलॉजी को। बीएससी पार्ट 1 के पार्ट 2 या पार्ट 3 के अगर आप स्टूडेंट हैं, जूलॉजी बॉटनी अगर आपके पास कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पर। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा आज टॉपिक है ये पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण हिंदी में कहते हैं। पेडिग्री जो एक शब्द है ये एक्चुअली फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, और फ्रेंच भाषा में पेड्यूग्री एक शब्द है। पेड्यूग्री का मतलब होता है फ्रेंच भाषा में क्रेन्स फुट। क्रेन जो है वो बहुत पतली लंबी टांगों वाला एक पक्षी है, जिसको आमतौर पर हम सारस या राजहंस भी कहते हैं हिंदी भाषा में। तो फ्रांस में उस पक्षी की लंबी पतली टांगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसी का एक अपभ्रंश है, उसी का एक करप्शन वर्ड है पेडिग्री। और ये वर्ड इसलिए बना है उस शब्द से क्योंकि इसमें जो हम पेडिग्री चार्ट बनाते हैं और उसमें जो लाइंस हम दिखाते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो व्यक्तियों के संबंध को दिखाने के लिए, वो उसी तरह की पतली लाइंस होती हैं पेडिग्री चार्ट में, जैसा कि वो क्रेन्स फुट होता है, यानी कि सारस की लंबी पतली टांगें होती हैं। उससे सिमिलैरिटी की वजह से ये नाम लिया गया है या ये नाम रखा गया है। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो एक्चुअली एक तरह का जेनेटिकल टूल है, एक आनुवांशिक साधन है जिसमें हम एक ख़ास तरह का अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं, ये परिभाषा है आपके लिए। संबंधित व्यक्तियों की वंशावली में किसी विशेष आनुवांशिक रोग अथवा लक्षण की विभिन्न पीढ़ियों यानी कि जनरेशन्स में वंशागति का अध्ययन पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण कहलाता है। तो जो परिभाषा है उसके अनुसार अगर आप देखें सरल शब्दों में, सिंपलेस्ट वर्ड्स में, तो किसी विशेष परिवार या किसी विशेष वंश या एक बहुत छोटी सी कोई जनसंख्या है, उसमें जो व्यक्ति हैं और जो आपस में संबंधित हैं, उनके वंश में या उनके परिवार में या उस छोटी जनसंख्या में अगर कोई एक विशेष आनुवांशिक लक्षण है या कोई एक विशेष आनुवांशिक रोग है जो लगातार एक के बाद एक पीढ़ियों में आता जा रहा है, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि वो अलग अलग पीढ़ियों में किन व्यक्तियों को वो ये रोग हुआ है या अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग पीढ़ियों में किन व्यक्तियों में वो लक्षण पाया गया है, तो अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये पेडिग्री एनालिसिस है। ये पेडिग्री एनालिसिस जो है वो छोटी पॉपुलेशन यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन, छोटी जनसंख्या के लिए निर्धारित किया गया था। इसको मनुष्यों में भी किया जा सकता है, जंतुओं में भी किया जा सकता है, और सबसे पहले आनुवांशिक रोगों के अध्ययन के लिए ही ये पेडिग्री एनालिसिस शुरू किया गया था। यूरोप में बहुत सारे शाही परिवार थे जिनमें कुछ आनुवांशिक रोग थे, उनके अध्ययन के लिए ख़ासतौर से हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इस तरह के जो आनुवांशिक रोग थे, इनके अध्ययन के लिए पेडिग्री एनालिसिस जो था वो प्रारंभ किया गया था।
तो परिभाषा से अगर आपको स्पष्ट हो गया हो, क्लियर हो गया हो, पता चल गया हो कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दोबारा समझिए बात को। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है किसी विशेष परिवार या वंश में किसी आनुवांशिक रोग या किसी आनुवांशिक लक्षण की वंशागति का, उसके इनहेरिटेंस का अध्ययन करना। वंशागति का मतलब एक से दूसरी पीढ़ियों में उस रोग का जाना। तो अगर एक रोग या एक लक्षण जो है वो लगातार एक के बाद एक पीढ़ियों में प्रकट हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, और आप इसका अगर अध्ययन करते हैं कई पीढ़ियों को देखकर, तो ये आप पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, आप वंशावली का विश्लेषण कर रहे हैं। और जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के लिए हम एक चार्ट, एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसको पेडिग्री चार्ट या फैमिली ट्री भी कहते हैं। एक विशेष लक्षण अथवा जीन वाले व्यक्तियों के फिनोटाइप को प्रदर्शित करने वाला डायग्राम पेडिग्री चार्ट कहलाता है या फैमिली ट्री भी कहलाता है। तो जब हम किसी आनुवांशिक रोग या लक्षण का अध्ययन करते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं एक डायग्राम के रूप में कि ये रोग अलग अलग पीढ़ियों में किस तरह पहुंचा है या किस व्यक्ति से आगे की पीढ़ियों में गया है, तो उसके लिए हम जिस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं उसको पेडिग्री चार्ट कहते हैं। और उस डायग्राम में हम जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके फिनोटाइप को दिखाते हैं और उसके लिए ख़ास तरह के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। किसी विशेष रोग या लक्षण से ग्रस्त वंश का प्रथम व्यक्ति प्रोबैंड कहलाता है तथा पेडिग्री इसी प्रोबैंड से प्रारंभ होती है। जब आप किसी विशेष परिवार या वंश में किसी आनुवांशिक रोग या लक्षण का अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जिसमें वो रोग या लक्षण देखा गया हो तो उसको प्रोबैंड कहेंगे, और उस वंशावली का, उस पेडिग्री की शुरुआत जो है उसी व्यक्ति से होगी। और वो पेडिग्री जहाँ से शुरू होगी जिस प्रोबैंड से, उसके बाद अगली कई सारी पीढ़ियों में जितना भी संभव हो उन पीढ़ियों का अध्ययन करना, वो चिन्हों के माध्यम से हम उनको दिखाते हैं। तो जो हम पेडिग्री चार्ट में या फैमिली ट्री में जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में फिक्स हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है, अगर हम एक स्क्वायर का या एक आयत का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं तो ये पुरुष के लिए या मेल के लिए होगा। सर्किल का या वृत्त का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं तो ये फीमेल या स्त्री के लिए होगा। अगर हम एक सर्किल और एक स्क्वायर को आपस में ऐसे एक लाइन से जोड़ देते हैं तो ये विवाहित पुरुष और स्त्री हैं, मैरिड कपल हैं। और ये लाइन जो है इसको संबंध रेखा या किसी भी तरह की आप मैरिज लाइन भी कह सकते हैं। तो ये संबंध रेखा या रिलेशन लाइन या मैरिज लाइन जो है वो अगर इस तरह से खींची गई है एक स्क्वायर और एक सर्किल के बीच में तो ये विवाहित महिला और पुरुष को दिखा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जब आप पेडिग्री चार्ट बनाते हैं तो ज़्यादातर या सामान्य रूप से उसमें पुरुषों को या मेल को लेफ़्ट साइड पर रखते हैं और स्त्रियों को या फीमेल को राइट साइड पर रखते हैं। ये आपके सामने एक पेडिग्री चार्ट है, देखिए इसमें पुरुषों को यानी कि जो स्क्वायर से दिखाए जा रहे हैं उनको सब जगह लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा गया है, और जो स्त्रियां हैं उनको सबको राइट साइड पे रखा गया है। तो ये एक फिक्स पैटर्न है, आप पेडिग्री चार्ट अगर बनाएंगे तो इसी तरह से इसको दिखाना है। अगर किसी आपको रोग से प्रभावित व्यक्ति को दिखाना है तो उसके लिए एक अलग तरह का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई पुरुष है जो प्रभावित है यानी कि अफेक्टेड मेल है, उसके स्क्वायर को अगर आप डार्क कलर से दिखाते हैं तो ये उस विशेष रोग या लक्षण से ग्रस्त या प्रभावित व्यक्ति है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर किसी सर्किल को आपने हाफ कलर किया हुआ है यानी कि किसी वृत्त को आधा आपने गहरे रंग से दिखाया हुआ है तो ये किसी वाहक स्त्री को आप दिखा रहे हैं, कैरियर वुमेन को दिखा रहे हैं, यानी कि उस महिला में जीन तो हैं उस लक्षण के लिए लेकिन वो उस रोग से या उस लक्षण से प्रभावित नहीं है और उस रोग को या लक्षण को वो प्रकट नहीं करती है। यानी कि अगर वो किसी रोग के जीन है तो वो उस रोग के लक्षण नहीं दिखाती है, या किसी विशेष लक्षण के अगर वो जीन है तो वो लक्षण उसमें नहीं दिखता है, लेकिन वो जीन अगली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करेगी। तो इसलिए वो कैरियर या वाहक है और उसके सर्किल को हाफ कलर कर देते हैं या फिर उसके सर्किल के अंदर आप कैपिटल सी बना देते हैं, सी फॉर कैरियर, कैरियर मतलब वाहक। तो ये चिन्ह जो है आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक आपके सामने पेडिग्री चार्ट है, एक फैमिली ट्री है। ये देखिए मेल है उसके लिए स्क्वायर बनाया गया, ये फीमेल है सर्किल बनाया गया, ये उनकी संबंध रेखा है, रिलेशन लाइन या मैरिज लाइन है।
तो इसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हैं, यानी कि ये विवाहित स्त्री और पुरुष हैं, ये फादर और मदर हैं। उसके बाद एक और वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक अगली लाइन में जो आप दिखाएंगे मेल और फीमेल को, वो एक्चुअली इन मदर फादर की अगली पीढ़ी है, इनके पुत्र और पुत्रियां हैं। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये सर्किल है, यानी कि ये इन विवाहित महिला पुरुष का पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है और ये पुत्री है। ये जब आप इस तरह से दिखाते हैं दूसरी पीढ़ी को, तो इसमें सिंबल तो फिक्स रहते हैं। आपने स्क्वायर दिखाया तो वो पुत्र या सन के लिए, सर्किल दिखाया तो पुत्री या डॉटर के लिए, और जिस क्रम में उनका जन्म हुआ है, जो उनका सीक्वेंस ऑफ बर्थ है, यानी कि कौन किसके बाद पैदा हुआ है, उसी सीक्वेंस में आप दिखाएंगे। तो अगर उनकी पहली संतान कोई पुत्र होगा तो आप उसको सबसे पहले लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। दूसरी संतान भी उनका पुत्र है तो फिर उसको सर्किल को आप जो स्क्वायर है उसको दूसरे नंबर पर दिखाएंगे। तीसरी संतान अगर पुत्री है तो फिर ये तीसरे नंबर पर आप इस तरह से सर्किल को दिखाएंगे। इन दूसरी पीढ़ी के सदस्यों का जिनसे विवाह हुआ है उनको यहीं पर कनेक्ट करके दिखाया जाता है। इन माता पिता के पुत्र का अगर विवाह हुआ है तो उसकी जो पत्नी है उसको इस तरह के सर्किल के साथ में दिखाएंगे, और ये अगली पीढ़ी है, इनके अगली पीढ़ी के ये सदस्य हैं, इनका पुत्र और पुत्री। तो ये आप पहली पीढ़ी माता पिता की, अगली पीढ़ी उनके पुत्र पुत्रियों की, फिर उनके विवाहित पुत्रों पुत्रियों की अगली पीढ़ी उनके बच्चों की, और फिर इनके बच्चों का जिनसे विवाह हुआ होगा उनको भी आप यहीं कनेक्ट करके अगली पीढ़ी दिखा सकते हैं। तो लगातार आप कई पीढ़ियाँ 5 से 7 या 8 तक पीढ़ियों को जो है वो किसी फैमिली ट्री या किसी पेडिग्री चार्ट में दिखा सकते हैं, लेकिन जो उसके नियम हैं वो अपने आप में निश्चित हैं। अगर आप स्क्वायर से दिखा रहे हैं तो ये पुरुष या मेल है, सर्किल से दिखा रहे हैं तो फीमेल या स्त्री है, आपस में एक लाइन से इनको कनेक्ट किया गया है तो ये विवाहित स्त्री और पुरुष है। अगली लाइन में जो उनकी अगली पीढ़ी दिखाई गई है उसमें लेफ्ट से राइट साइड पर अगर आपने सर्किल और स्क्वायर बनाए तो वो उनके पुत्र और पुत्रियों को दिखा रहे हैं, और जिनके साथ उनका विवाह होगा उनको भी आप इसी तरह से कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो किसी भी रोग की वंशागति को, यानी कि किसी भी रोग के इनहेरिटेंस को हम पेडिग्री चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। कैसे इसको समझ सकते हैं? अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा पेडिग्री चार्ट देख रहे हैं जिसमें आपको देखने से लग रहा है कि उसके अंदर जो स्त्री और पुरुष दिखाए गए हैं, मेल और फीमेल दिखाए गए हैं, अगर आधे आधे प्रभावित हैं उस रोग से या लक्षण से, 50% पुरुष भी प्रभावित हैं और 50% अगर स्त्रियां भी प्रभावित हैं, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा रोग है जिसके जीन ऑटोसोम्स पर हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है चार्ट को देखने पर कि कोई लक्षण या रोग जो है वो पुरुषों में अधिक दिख रहा है और पुरुषों से उनके पुत्रों में भी जा रहा है, तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा रोग होगा जो वाई लिंक्ड होगा, और ये रोग जो है उसके जीन वाई क्रोमोसोम पर होंगे। इसी तरह से अगर कोई ऐसा लक्षण या रोग है जो आपको देखने से लग रहा है पेडिग्री चार्ट को कि ये केवल स्त्रियों में दिख रहा है और स्त्रियों से ही, किसी प्रभावित स्त्री से ही अगली पीढ़ी में जा रहा है, पुरुषों से इसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो ये कोई ऐसा रोग हो सकता है या लक्षण जिसके जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वही किसी एग सेल, यानी कि जो मादा जो गैमीट होते हैं उनके अंदर जो पाई जाती हैं वही आगे जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचती हैं। तो अगर कोई ऐसे जीन है जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई ऐसा रोग है जिसके जीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, तो वो केवल माता से ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, पिता से स्थानांतरित नहीं होगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी है। जो हमारे आनुवांशिक लक्षण या रोग होते हैं वो जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं, और जीन्स डीएनए पर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का विशेष क्रम होते हैं या नाइट्रोजन बेसिस का विशेष क्रम या स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। तो जो डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं किसी रोग के लक्षण के लिए या आनुवांशिक लक्षण के लिए, तो वो एक से अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं, माता पिता से उनकी अगली पीढ़ियों में, और ये डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। और आप जानते हैं 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक वो गुणसूत्र जिन पर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो हमारे सामान्य शारीरिक लक्षणों को, नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स या सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं ऑटोसोम्स।
और जो दूसरे तरह के क्रोमोसोम्स हैं जिन पर वो जीन्स पाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के नर या मादा होने को निर्धारित करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के मेल या फीमेल होने को तय करते हैं, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स कहलाते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आपको शायद याद रहेगा। मनुष्यों में आपको मालूम है जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, उनमें कुल 46 क्रोमोसोम्स 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में 23 पेयर्स के रूप में होते हैं। उनमें से 22 जोड़े यानी कि 44 क्रोमोसोम जो हैं, 22 पेयर्स यानी कि 44 क्रोमोसोम जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और केवल 2 क्रोमोसोम यानी कि जो एक जोड़ा है, 2 क्रोमोसोम का एक पेयर है, वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम हम लोगों में पाए जाते हैं, एक्स और वाई। महिलाओं में, स्त्रियों में या फीमेल में एक्स जो गुणसूत्र है वो सेक्स क्रोमोसोम के रूप में है, लिंग गुणसूत्र के रूप में है, और पुरुषों में एक्स और वाई 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम हैं जो एक पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो पुरुषों में यानी कि मेल में जो जीनोटाइप होगा वो 44 प्लस XY यानी कि 44 ऑटोसोम्स और XY सेक्स क्रोमोसोम, और महिलाओं में या स्त्रियों में जो जीनोटाइप होगा वो 44 प्लस XX यानी कि 44 ऑटोसोम्स और XX उनके सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी आनुवांशिक रोग या लक्षण के लिए जो जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स पर पाए जाएंगे तो ऐसा पेडिग्री एनालिसिस ऑटोसोमल लिंक्ड कहलाएगा, और अगर किसी के लिए जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाएंगे तो वो सेक्स क्रोमोसोम के अनुसार एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड कहलाएगा। तो अगर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि मनुष्यों में जो आनुवांशिक रोग या लक्षण हैं उनकी वंशागति कई तरह की हो सकती है, 5 से 6 तरह की या उससे भी ज़्यादा की। तो जो आम तौर पर हमें पेडिग्री दिखती है, जो आम तौर पर हमें वंशावली दिखती है आनुवांशिक रोगों की या आनुवांशिक लक्षणों की, वो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड और माइटोकॉन्ड्रिया लिंक्ड हो सकती है। यानी कि कोई आनुवांशिक रोग जो है उसके जीन ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं तो वो ऑटोसोमल लिंक्ड होगा, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। और अगर उसके जीन जो हैं वो किसी सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम पर, तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है। और अगर उसके लक्षण के जीन्स वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो वो वाई लिंक्ड होगा, और अगर उसके जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए के अंदर पाए जाएंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया लिंक्ड होगा। तो ये जो हमारे सामने 5 से 6 या 6 तरह के जो पेडिग्री बताई जा रही हैं, हम इनको एक एक करके एनालाइज करेंगे। कुछ पॉइंट्स में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे पहचानेंगे किसी पेडिग्री चार्ट को देखकर कि ये किस तरह का इनहेरिटेंस है, किस तरह की वंशागति है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के पर्पस से भी है इसको समझना और जानना और देखना, और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आप अगर ये पहचान सकते हैं पेडिग्री चार्ट को देखकर कि ये किस तरह का इनहेरिटेंस है तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए जो विभिन्न प्रकार के पेडिग्री चार्ट हमें देखने को मिलते हैं उससे हमें मालूम होता है कि जो पेडिग्री एनालिसिस में हम देखते हैं रोगों की वंशागति या किसी आनुवांशिक लक्षण की वंशागति या इनहेरिटेंस, वो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो अभी जो आपको बताया कि 6 से 7 प्रकार की वंशागति या इनहेरिटेंस हो सकता है किसी भी जेनेटिकल डिजीज़ या जेनेटिकल कैरेक्टर का या आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक रोग का, तो उनको आइए एक एक करके हम एनालाइज करते हैं। इस सीक्वेंस में पहला जो हमारे लिए केस है वो ऑटोसोमल रिसेसिव का है। तो अगर कोई आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिजीज़ या जेनेटिकल कैरेक्टर जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि उससे संबंधित जीन्स किसी ऑटोसोम्स पर हैं और वो रिसेसिव जीन्स हैं। रिसेसिव जीन्स आप जानते हैं वो होते हैं जो जब तक होमोजाइगस अवस्था में नहीं आते हैं, यानी कि 2 समान जीन एक साथ नहीं आते हैं, तब तक वो अपने आप को
प्रकट नहीं करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो अगर ऑटोसोम्स पर कोई जीन है और वो केवल होमोजाइगस अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो माना जाएगा कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है। तो अगर हमें एक पेडिग्री चार्ट दिखाई दे और हम उसमें देखते हैं इनहेरिटेंस हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है? उसके लिए कुछ पॉइंट आपके सामने हैं, इन्हीं पर आपको ध्यान देना है और उसी के बेस पर आप पेडिग्री चार्ट को पहचान सकते हैं। बेसिक आइडिया जो आपको बताया गया वो याद रखिएगा। स्क्वायर से हम मेल को या पुरुष को दिखा रहे हैं, सर्किल से हम स्त्री को या फीमेल को दिखा रहे हैं। जो लाइन उनको आपस में कनेक्ट कर रही है, जिसको रिलेशन लाइन या संबंध रेखा या मैरिज लाइन कहते हैं, उससे विवाहित स्त्री और पुरुष का पता चलता है। और उसके साथ में एक जो परपेंडिकुलर उनकी एक लाइन है, उसके साथ में जो आपको मेल फीमेल दिखाई दे रहे हैं, वो उन माता पिता की अगली पीढ़ी हैं, उनकी संतानें हैं। ये पुत्र है और ये पुत्रियां हैं। इस पुत्र का विवाह जिससे हुआ है, इस सन की मैरिज जिस फीमेल से हुई है, उसको कनेक्ट करके इस तरह दिखाया गया है। तो एक आपके सामने ये पेडिग्री चार्ट है और हम इन पॉइंट्स को अगर ध्यान दें तो इस पेडिग्री चार्ट को देखकर हम पहचान सकते हैं कि जिस जेनेटिकल डिजीज़ या जिस जेनेटिकल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए पेडिग्री चार्ट बनाया गया है वो किस तरह का है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड है। तो अगर कोई डिजीज़ या कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लक्षण या रोग ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो उसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा, पुरुष और स्त्री में लक्षण समान रूप से प्रकट होगा यदि वो समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस हैं। तो अगर उस लक्षण या रोग के लिए कोई भी पुरुष या स्त्री यानी कि कोई मेल या फीमेल होमोजाइगस है, उसके अंदर उस लक्षण के 2 जीन्स पाए जाते हैं, तो उसमें वो लक्षण ज़रूर दिखाई देगा। एक तो बात ये, तो अगर कोई लक्षण दिख रहा है और वो ऑटोसोमल जीन्स के द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो होमोजाइगस मेल या फीमेल आप देख रहे हैं। इस पॉइंट के आधार पर केवल आप किसी लक्षण को नहीं तय कर सकते हैं कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसलिए अगला पॉइंट भी आपको देखना होगा, माता व पिता प्रभावित हों तो समस्त संतानें प्रभावित, यानी कि अगर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं किसी जेनेटिकल डिजीज़ या कैरेक्टर से, तो उनके सारे अगली पीढ़ी के सदस्य यानी कि उनके सारे चिल्ड्रन जो हैं, सारी संतानें वो प्रभावित होंगी। इस पेडिग्री चार्ट को आप देखिए, इसमें ये एक्चुअली 2 अलग अलग फैमिली के लिए पेडिग्री चार्ट है, क्योंकि उस फैमिली के 2 सदस्यों का विवाह हुआ है, इसलिए दोनों फैमिलीज आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस फैमिली की फीमेल प्रभावित है किसी लक्षण से और इसका मेल जो है वो प्रभावित है। ये अफेक्टेड फीमेल है एक फैमिली की और ये दूसरी फैमिली का अफेक्टेड मेल है। इसकी दूसरी पीढ़ी पर ध्यान दीजिए, इसमें जो मेल है वो अफेक्टेड है और जो फीमेल है वो भी अफेक्टेड है। जिसको हमने कलर्ड बॉक्सेस से या सर्कल से दिखाया हुआ है वो अफेक्टेड है, यानी कि वो उस रोग या लक्षण को प्रकट करने वाले सदस्य हैं, यानी कि उनमें वो कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हुआ है। तो ये अफेक्टेड मेल है और इसका जिस स्त्री से विवाह हुआ है, जिस फीमेल से इसकी मैरिज हुई है, वो भी अफेक्टेड है। तो ये दोनों माता पिता अफेक्टेड हैं और इनकी देखिए अगली पीढ़ी में 2 संतानें हैं और वो दोनों भी अफेक्टेड हैं। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर माता पिता प्रभावित होंगे यानी कि अफेक्टेड होंगे तो उनकी समस्त संतानें भी प्रभावित होंगी, सारी, 50% नहीं, सारी। तो इनकी 2 ही संतानें हैं, दोनों प्रभावित हैं। माता पिता प्रभावित नहीं पर संतान प्रभावित, तो माता पिता विषम युग्मी यानी कि हेट्रोजाइगस होंगे। तो अगर आपको कहीं ऐसा देखने में मिल रहा है कि कोई मेल और फीमेल में तो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है लेकिन उनकी अगली पीढ़ी में दिख रहा है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल मेल है, फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, इनके अंदर कोई लक्षण नहीं है क्योंकि इनको हमने डार्क सर्किल से या डार्क स्क्वायर से नहीं दिखाया। लेकिन इनकी जो अगली जनरेशन है जिसमें एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, एक सन है, 2 डॉटर हैं, उसमें से एक डॉटर अफेक्टेड है। तो जब मेल और फीमेल दोनों में यानी कि मदर में और फादर दोनों में कैरेक्टर ना हो लेकिन अगली पीढ़ी के किसी मेंबर में कैरेक्टर दिखाई दे, तो इसका मतलब ये दोनों जो थे वो हेट्रोजाइगस थे। मींस उनके अंदर उस कैरेक्टर का केवल एक जीन था और दोनों के जीन जब मिले तो अगली पीढ़ी में जिसके पास वो होमोजाइगस कंडीशन में जीन पहुंचे वो सदस्य जो है प्रभावित हो गया, वो जो उनकी संतान थी वो प्रभावित हो गई, वो उनका चाइल्ड जो था वो अफेक्टेड हो गया। तो आप
कम से कम 2 पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई ऐसा पेडिग्री चार्ट दिख रहा है जिसमें जो मदर फादर हैं वो अफेक्टेड हैं और उनकी अगली पीढ़ी की सारी संतानें अफेक्टेड हैं, और अगर मदर फादर अफेक्टेड नहीं है फिर भी अगली पीढ़ी की संतानों में किसी में लक्षण दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और इस पेडिग्री चार्ट को देखकर ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये दोनों आनुवांशिक रोग हैं, एक तरह के जेनेटिकल डिजीजेज हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। ये बहुत कॉमनली नाम इस्तेमाल होता है। इसमें हमारी आरबीसीज जो हैं वो सिकल शेप, हसिया की आकृति की हो जाती हैं, और इसके लिए जो जीन है वो ऑटोसोम्स पर पाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर 11 है उसके ऊपर इसके लिए जीन होता है। तो ये दोनों जो आनुवांशिक रोग हैं, जो दोनों जेनेटिकल डिजीज़ हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं और इस पेडिग्री चार्ट को ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव के तौर पर दिखाया गया होगा तो आप तुरंत पहचान सकते हैं। दूसरा हमारे लिए जो एग्जाम्पल है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर का है, यानी कि वो लक्षण जिनके जीन किसी ऑटोसोम्स पर होंगे, किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होंगे, लेकिन उसके जीन जो है वो डोमिनेंट होंगे, यानी कि वो जीन अकेला होगा तब भी लक्षण को प्रकट करेगा, और अगर वो जोड़े के रूप में होगा तब भी लक्षण को प्रकट करेगा। तो ऐसे कैरेक्टर जिनके जीन ऑटोसोम्स पर हों और वो जीन अकेले या जोड़े में होने पर स्वयं को प्रकट करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो वो कैरेक्टर ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर या ट्रेट्स कहलाएंगे। उनके लिए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, फिर इस पेडिग्री चार्ट को देखते हैं। पुरुष और स्त्री समान रूप से लक्षण प्रकट करते हैं, ये आप जो पॉइंट है ये आप दोनों के लिए कॉमन मान सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए भी और ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए भी आप याद रखिएगा, अगर कोई आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिकल कैरेक्टर फीमेल और मेल दोनों में समान रूप से प्रकट हो रहा है तो वो डेफिनेटली एक ऑटोसोमल कैरेक्टर है। अब वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो फर्दर पॉइंट्स को देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये याद रखिएगा, कोई भी पेडिग्री चार्ट अगर आप देखेंगे और आपको लगेगा कि ये 50% फीमेल में भी दिखाई दे रहा है कैरेक्टर और 50% मेल में भी दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप श्योर हो जाइएगा कि ये कोई ऑटोसोमल कैरेक्टर है। डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो फर्दर कुछ पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे या देखेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से प्रकट होता है, ये कॉमन कैरेक्टर है, लेकिन इसके बेस पर केवल आप तय नहीं कर सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो आगे के कैरेक्टर देखना होंगे। आगे के कैरेक्टर में पिता से पुत्रों में वंशागति होती है। पिता से पुत्रों में यानी कि अगर अफेक्टेड फादर है, प्रभावित पिता है, तो उसका जो पुत्र है उसके अंदर भी वो लक्षण जाएगा। यहाँ देखिए ये अफेक्टेड मेल है, ये इसकी अगली पीढ़ी में जो इसका पुत्र है उसके पास भी लक्षण गया है, तो पिता से पुत्रों में जो है वो वंशागति डेफिनेटली होगी। यहाँ भी देखिए अफेक्टेड मेल है और उसका पुत्र भी अफेक्टेड है, यानी कि ये प्रभावित पिता है, ये प्रभावित पुत्र है, तो अफेक्टेड फादर से जो सन है उसके अंदर इनहेरिटेंस ऐसे कैरेक्टर का ज़रूर होगा। यदि माता पिता में लक्षण नहीं तो संतान में भी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर माता पिता दोनों में से किसी में भी आपको लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है कोई, और उनकी अगली पीढ़ी में भी लक्षण नहीं दिख रहा है, तो आप श्योर हो जाइएगा कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है। यानी कि जिन माता पिता में लक्षण नहीं होगा, ये देखिए दोनों नॉर्मल मेल और फीमेल हैं, इनकी अगली जनरेशन में भी किसी में भी ये कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर नहीं इस तरह का दिखा रहा है। तो अगर माता पिता में दोनों में से किसी में लक्षण नहीं है तो उनकी अगली पीढ़ी की संतानों में भी लक्षण नहीं होगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज अगर कोई है तो उसमें एक और लक्षण होगा जो यहाँ नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा। नॉर्मली अगर कोई ऐसा आनुवांशिक लक्षण या रोग है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो जनरेशन स्किप नहीं करता है, यानी कि वो पीढ़ियों को नहीं छोड़ता है। पीढ़ियों को छोड़ने से मतलब ये कि अगर एक पीढ़ी में वो लक्षण दिखा है तो अगली पीढ़ी में भी दिखेगा, और अगर एक पीढ़ी में नहीं दिखा है तो अगली पीढ़ी में नहीं दिखेगा। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि एक पीढ़ी में दिखा अगली पीढ़ी में नहीं होगा, उसके बाद फिर एक जनरेशन के बाद दिखाई दिया वो लक्षण, तो ये स्किप नहीं करेगा, जनरेशन को बीच में नहीं छोड़ेगा। जिस जनरेशन में दिख रहा है उसकी अगली जनरेशन में ज़रूर होगा, जिस जनरेशन में दिखाई दे रहा है देखिए अगली जनरेशन में है, जिस जनरेशन में नहीं है उसकी अगली जनरेशन में भी नहीं है। 2 यहाँ पर आपके लिए नाम लिखे, इनको याद रखिएगा, ये उदाहरण है उन आनुवंशिक रोगों के
जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट माने जाते हैं, मार्फान सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, एक विशेष तरह का ये गुर्दे का रोग होता है, किडनी डिजीज़ होती है। तो ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, दोनों जेनेटिकल डिजीज़ जो हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं। और इस पेडिग्री चार्ट को और इन पॉइंट को देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से आप पहचानेंगे। तो सोमल इनहेरिटेंस के बाद आइए देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं यानी कि एलोसोम्स, उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं अलग अलग आनुवांशिक रोगों या लक्षणों के लिए, उनकी वंशागति को पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री एनालिसिस में किस तरह से दिखाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्यों में एक्स और वाई दो तरह के लिंग गुणसूत्र होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं आनुवांशिक लक्षणों या रोगों के लिए, उनका अगर इनहेरिटेंस है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ आपके लिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि ये वो जेनेटिकल ट्रेट्स या आनुवांशिक लक्षणों के लिए बात हो रही है जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं लेकिन वो जीन्स रिसेसिव होते हैं। अभी आपको कहा कि रिसेसिव वो जीन्स होते हैं जो जब होमोजाइगस अवस्था में, यानी कि ऐसे दो जीन एक साथ आते हैं तभी खुद स्वयं को प्रकट करते हैं। तो अगर ऐसे वो जीन हैं एक्स क्रोमोसोम पर हैं तो उनकी जो वंशागति है उसको हम किसी पेडिग्री चार्ट में कैसे पहचानेंगे। तो इन तीन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक सामान्य लक्षण, अगर आपको कोई ऐसा आनुवांशिक लक्षण दिख रहा है जो आपको पुरुषों में ज़्यादा सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है, स्त्रियों में कम दिख रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रिडिक्ट करने का, एक अनुमान लगाने का एक मौका हो सकता है कि शायद ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन केवल इस लक्षण के आधार पर निर्धारित नहीं होगा, तो आगे भी हमें पॉइंट्स देखने हैं। दूसरा पॉइंट है, पिता से पुत्रों में वंशागति नहीं होती है। तो अगर कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है तो वो पुरुषों में सामान्य रूप से अधिक पाया जाएगा स्त्रियों की तुलना में, लेकिन पिता से पुत्रों में उसकी अगर वंशागति नहीं हो रही है तो आप लगभग श्योर हो जाइए कि ये कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। तीसरा पॉइंट देखिए, माता प्रभावित तो सभी पुत्रों में लक्षण, अगर आनुवांशिक रोग ऐसा है जिससे स्त्री प्रभावित है, माता प्रभावित है, तो उसके अगली पीढ़ी के सारे पुत्रों में वो लक्षण दिखेगा। ये तीन पॉइंट अगर किसी में आपको पेडिग्री चार्ट में कंफर्म हो रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। अब यहाँ देखिए जो आपके लिए सामने एक पेडिग्री चार्ट है, ये एक अफेक्टेड मदर है, एक प्रभावित माता है, ये किसी लक्षण के लिए प्रभावित है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। और इसकी अगली पीढ़ी में देखिए दो पुत्र हैं और दोनों पुत्रों में ये लक्षण दिख रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है, लास्ट वाला जो पॉइंट है कि अगर माता प्रभावित है तो सारे पुत्रों में लक्षण दिखेगा, तो उससे श्योर हो जाइएगा इस पॉइंट से कि जो आप पेडिग्री चार्ट देख रहे हैं वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर का हो सकता है। और जो इस तरह के आनुवांशिक रोग मनुष्यों में हैं जिनकी वंशागति एक्स लिंक्ड रिसेसिव के तौर पर होती है, उसमें हीमोफीलिया, जिसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, ये एक ऐसा रोग है जिसमें किसी व्यक्ति को जब चोट लगती है तो उसमें लगातार उसके अंदर से ब्लीडिंग होती रहती है, रुधिर जो है वो प्रवाहित होता रहता है, खून बहता रहता है, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये रोग और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लगातार मसल्स का वीक हो जाना और उनका निष्क्रिय हो जाना, यानी कि वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, ख़ासतौर से हाथ पैरों की मसल्स, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक आनुवांशिक रोग है। ये दोनों रोग जो हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर का या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का उदाहरण है। और जो आपके सामने पेडिग्री चार्ट है उसको देखिए तो आपको ये तीनों पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे पेडिग्री चार्ट को आप इन पॉइंट्स की हेल्प से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दूसरा आपके लिए एग्जाम्पल जो है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स का है, यानी कि ऐसे लक्षण जिनके लिए जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर तो पाए जाएंगे लेकिन वो जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट है, प्रभावी जीन है, यानी कि वो जीन अगर अकेला होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में तब भी स्वयं को प्रकट करेगा, और अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा यानी कि वो दो जीन ऐसे अगर एक साथ होंगे तब भी स्वयं को प्रकट करेगा। तो अगर कोई ऐसा लक्षण है जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन से निर्धारित हो रहा है, उसकी वंशागति ऐसे किसी जीन से हो रही है, तो उसके लिए जो पॉइंट है उनको ध्यान रखिएगा।
जिन पुरुषों में लक्षण उनकी समस्त पुत्रियों में लक्षण। अगर आपको कोई ऐसा पेडिग्री चार्ट दिख रहा है जिसमें आपको ये देखने से पता चल रहा है कि एक प्रभावित पुरुष है, एक मेल है जो अफेक्टेड है, और उसकी अगली पीढ़ी में आप देखिए तो उसकी सारी पुत्रियों में 2 पुत्रियां हैं, दोनों प्रभावित हैं। तो अगर किसी पेडिग्री चार्ट में आपको ये पॉइंट दिखता है कि जो फादर है वो अफेक्टेड है और उसकी जो डॉटर हैं, जितनी भी डॉटर हैं वो सारी अफेक्टेड हैं, तो आप मान लीजिएगा कि वो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट होगा। लेकिन अभी कुछ और पॉइंट भी हैं, उनको भी अगर आप देखते हैं तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है पिता से पुत्रों में वंशागति नहीं। अगर कोई ऐसा लक्षण है जिसके लिए आपको प्रभावित पुरुष दिखाई दे रहा है, जो फादर है वो अफेक्टेड है, लेकिन उसकी अगली जनरेशन में जो उसके सन है, उसके पुत्र हैं, उनमें जो है वो लक्षण या वो कैरेक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ देखिए ये प्रभावित पुरुष है और इसकी अगली पीढ़ी में इसके जो 2 पुत्र हैं, दोनों में से किसी में वो लक्षण नहीं है, तो ये भी कंफर्म हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पुत्रों में लक्षण तभी प्रकट यदि माता में लक्षण। तो अगर कोई अफेक्टेड सन आपको दिख रहा है तो आप श्योर हो जाइए कि उसकी जो मदर होगी वो डेफिनेटली अफेक्टेड होगी या एटलीस्ट कैरियर होगी। यहाँ देखिए ये प्रभावित पुत्र है, अफेक्टेड सन है, इसका फादर अफेक्टेड नहीं है लेकिन इसकी मदर अफेक्टेड है, और जिसको ये आपको पुत्र दिखाई दे रहा है या जो ये मेल आपको दिखाई दे रहा है अफेक्टेड, ये किसी दूसरे परिवार से आया है, तो डेफिनेटली इसकी मदर या तो अफेक्टेड होगी या कैरियर होगी। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगर किसी पेडिग्री चार्ट में आपको पुत्रों जो पुरुष है उनके लक्षण सीधे पुत्रियों में जाते दिख रहे हैं, उनकी सारी पुत्रियों में, और जो पुत्र है वो तभी प्रभावित दिख रहा है जब उसकी माता प्रभावित हो, तो आप श्योर हो जाइएगा ये कोई एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। और ऐसे जो लक्षण या रोग हैं मनुष्यों में, उसमें ये एक बहुत कॉमन है, विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स। रिकेट्स एक तरह का रोग है जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियां बहुत मुलायम हो जाती हैं, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, और ये रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन इसका एक आनुवांशिक रूप भी होता है, जब विटामिन डी को जो है वो कोई जीन बनने नहीं देता है तो शरीर में, तो विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स जो है वो एक एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, और उसके पेडिग्री चार्ट को इन लक्षणों के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्यों में 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम पर जिन आनुवांशिक लक्षणों या रोगों के लिए, जेनेटिकल डिजीजेस या कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स पाए जाते हैं, उनकी वंशागति कैसे होगी, उनकी पेडिग्री कैसे होगी, इसको हमने डिस्कस किया। आइए अब देखते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम हैं उन पर जिन आनुवांशिक लक्षणों के लिए जीन्स पाए जाते हैं उनकी वंशागति किस प्रकार होगी। तो अगर वाई लिंक्ड कोई जेनेटिकल ट्रेट है, कोई ऐसा आनुवांशिक लक्षण है जिसके लिए जीन वाई क्रोमोसोम पर है, तो उसकी पेडिग्री को हम कैसे पहचानेंगे। उसके लिए देखिए पहला पॉइंट है केवल पुरुषों में लक्षण तथा पिता से पुत्रों में वंशागति। तो अगर आप कोई ऐसा पेडिग्री चार्ट देख रहे हैं जिसमें आपको पता चल रहा है, जैसे ये आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसी भी फीमेल में आपको कोई कैरेक्टर नहीं दिख रहा है लेकिन जो मेल हैं वो अफेक्टेड दिख रहे हैं। तो अगर केवल पुरुष, केवल मेल अफेक्टेड दिखें, केवल पुरुष प्रभावित दिखें, तो आप जान लीजिए कि ये वायलेंट कैरेक्टर है। और दूसरी चीज़, जो प्रभावित पुरुष है उसके पुत्रों में उसकी वंशागति हो रही है। ये प्रभावित पुरुष है, इसके पुत्रों में वंशागति हुई, अफेक्टेड मेल है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ उसके सन में। ये अफेक्टेड मेल है, इसके सन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ, ये अफेक्टेड मेल है, इसके सन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ। तो एक तो ये पॉइंट कि ये केवल पुरुषों में दिखेगा और पुरुषों से ही उनके पुत्रों में वंशागति होगी। दूसरी बात, यदि किसी पुरुष में लक्षण, तो उसके पिता, दादा व उसके स्वयं के पुत्रों व उनके पुत्रों में लक्षण हो सकता है। यानी कि अगर एक जनरेशन में आपको किसी मेल में ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो बहुत श्योरिटी है कि उस मेल के फादर में भी ये कैरेक्टर रहा होगा, और अगर फादर में नहीं हुआ तो एटलीस्ट उसके ग्रैंडफादर में, उसके दादा में ये कैरेक्टर ज़रूर होगा। और अगर वो खुद अफेक्टेड है तो या तो उसके सन में ये कैरेक्टर ज़रूर जाएगा, और अगर सन में नहीं गया तो उसके जो अगली जनरेशन होगी, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन जो होंगे, उसके ग्रैंड सन में ये कैरेक्टर जा सकता है। किसी पीढ़ी में लक्षण अनुपस्थित रह सकते हैं, तो ये स्किप कर सकते हैं जनरेशन को ये लक्षण। यानी कि अगर आपको किसी एक पुरुष में ये लक्षण दिख रहे हैं तो हो सकता है उसकी अगली जनरेशन में किसी में ये लक्षण ना भी हो। जैसे देखिए ये अफेक्टेड मेल है और इसके सारे अगली पीढ़ी के सदस्य जो हैं, जो
पुत्र हैं उनमें ये लक्षण दिख रहा है और उनकी अगली पीढ़ी में भी ये लक्षण दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इन पुत्रों की जो अगली पीढ़ी हो उसमें ये लक्षण ना दिखे, लेकिन उनके जो पुत्र होंगे उनमें लक्षण हो सकता है। तो ये जनरेशन स्किप कर सकता है कैरेक्टर। तो आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे लक्षण जो केवल पुरुषों में दिखाई देते हों, स्त्रियों में ना हो, पुरुषों से उनके पुत्रों में जाते हों, सारे पुत्रों में कम से कम जाते हों, और अगर किसी प्रभावित पुरुष को आप देख रहे हैं, अफेक्टेड मेल को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके खुद के फादर या ग्रैंडफादर या उसके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन में, उसके सन या ग्रैंड सन में भी ये कैरेक्टर अगर है तो डेफिनेटली ये एक वाई लिंक कैरेक्टर है। और जो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिए गए तो आप एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ नोट करिएगा। हाइपर ट्राइकोसिस, ये एक लक्षण है। एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन ईयर लोब, जो कानों के ये लोब्स हैं, वाह्य कर्ण या हमारे एक्सटर्नल ईयर्स जो हैं, इनके मार्जिन्स पर बहुत बड़े बड़े अगर हेयर्स हैं किसी के अंदर और बहुत घने, तो ये कंडीशन हाइपर ट्राइकोसिस कहलाती है। और ये एक वाई लिंक कैरेक्टर है और ये एक जनरेशन को छोड़कर आपको दिख सकता है, जनरेशन को स्किप कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके बेस पर आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई वाई लिंक जीन अगर है तो उसकी वंशागति या उसकी पेडिग्री किस तरह की होगी। तो ये पेडिग्री एनालिसिस जो है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री चार्ट एंड पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है पेडिग्री एनालिसिस का वो ये कि आपको किसी वंश में, किसी फैमिली में, किसी ख़ानदान में अगर कोई आनुवंशिक रोग चला आ रहा है कई पीढ़ियों से, तो अगर आप पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चल सकता है कि किन किन व्यक्तियों में ये रोग हो चुका है, किन किन व्यक्तियों में अगर कोई वर्तमान पीढ़ी है अभी उसकी, तो उनमें किस में ये रोग है और किन में ये जीन किस तरह से पहुंचा है। तो किसी भी आनुवांशिक लक्षण या रोग की वंशागति आपको अगर समझनी है तो पेडिग्री एनालिसिस उसका सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे बेस्ट उसके लिए एक जेनेटिकल टूल है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट एक इसका सिग्निफिकेंस है, अगर कोई 2 लोग आपस में विवाह करने के इच्छुक हैं और वो अपनी पेडिग्री एनालिसिस करवाते हैं तो उनको जो है ये एडवाइस दी जा सकती है पेडिग्री एनालिसिस के बेस पर कि उनकी फैमिली में अगर कोई ऐसा जेनेटिकल कैरेक्टर है जो लगातार कई पीढ़ियों से चल रहा है, तो उनकी अगली संतानों में वो कैरेक्टर आने की कितनी संभावना है ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है आनुवांशिक रोगों से अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए। पेडिग्री एनालिसिस अगर विवाह के समय करवाया जाए 2 लोगों का तो इससे बचा जा सकता है कि अगर उनमें किसी आनुवांशिक घातक आनुवांशिक रोग की फैटल जेनेटिकल डिजीज़ होने की संभावना उनकी अगली पीढ़ी के बच्चों में है तो ऐसे लोग आपस में विवाह ना करें। तो ये बहुत अच्छा एक यूज़ है पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री चार्ट का। उम्मीद है आपको ये आज वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने रेहांस बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस टॉपिक के इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो नोट्स हैं उसकी PDF फाइल हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के साथ, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके ज़ूलॉजी पेपर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, प्रोटीन सॉर्टिंग है और टारगेटिंग के टॉपिक्स हैं, मेंडल लॉज हैं, और इसके अलावा जेनेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। आपको कुछ ख़ास किसी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए उस पर एक वीडियो अपलोड करें।